तब करते हैं अगर आ रही है लाइट। ओ लाइट कह रहा हूँ, आवाज। ठीक हो गया जी। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, वो जरा लेक्चर के दरमियान में करनी है। शुरू करते हैं जी, काफी लोग हो गए। हाँ, ठीक। यहाँ पे भी काफी बैठे हैं। तो जनाब सोशल कैपिटा पे बात हो रही थी, और सोशल कैपिटा को उसके आखिरी 3 हेडर, एक हेडर इनमें जरा बड़ा है, बाकी 2 जरा छोटी बातें। सोशल कैपिटल एज ए सोशल कॉन्सेप्ट, एक हम अब ये हेडर देखेंगे, और दूसरा हेडर हम देखेंगे सोशल कैपिटा एज ए एक देखेंगे जी हम सोशल कैपिटा एज ए सोशल कॉन्सेप्ट, और दूसरा हम देखेंगे सोशल कैपिटा एज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो पहले एज ए सोशल कॉन्सेप्ट को देखने जा रहे हैं हम। और एज ए सोशल कॉन्सेप्ट ये 2 ऑथर्स हैं, एक रॉबर्ट पटनम और दूसरा है पैरी बोर्डो। रॉबर्ट पटनम एंड पैरी बोर्डो। आप अक्सर जो है वो किसी भी एप्लीकेशन को ना, मोबाइल एप्लीकेशन, कोई साउंड ट्रैक की, कोई सोशल नेटवर्किंग के, जिसमें आपको ना किसी ने फॉलो किया हो और ना ही कोई आपका फॉलोअर, आप किसी के फॉलोअर हो, कुछ भी ना हो, तो ऐसी कुछ एप्लीकेशंस पर एक वर्ड लिखा होता है आपकी प्रोफाइल के साथ, या एक वर्ड लिखा होता है जिसको कहते हैं बाउलिंग अलोन। अक्सर साउंड क्लाउड की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें, और आपने ना उसमें कोई गाना सुना हो, ना आपने को क्लिक किया हो, ना कोई फॉलोअर हो आपका, ना आपने किसी को फॉलो किया हो, तो वो ये बाउलिंग अलाउन का वर्ड आपको वहां पे मिले। ये रॉबर्ट पटनम की तरफ से आ रहा है। अकेले, इंतहाई अकेले। सही है जी। पूरी किताब लिख दी इसने, बाउलिंग अलाउन, अमेरिकन डिक्लाइनिंग सोशल कैपिटल। पूरी किताब लिख दी सोशल कैपिटल। अभी तक जो सोशल कैपिटल की हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि कम्युनिटी, सोसाइटी मिल के अपने लिए कोई ना कोई सोल्यूशन डेवलप कर लेती है। अभी तक की ये अंडरस्टैंडिंग है। और उस चीज को, जिस तरह हमने लास्ट टाइम अराउंड भी बात किया था, कि हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में इसको एज अ हेडर हम यूज कर सकते हैं। सही जी। लेकिन एज अ सोशल कॉन्सेप्ट जब ये 2 स्कॉलरशिप जब बात करी, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो पहले बात हम रॉबर्ट पटनम की करने लगे। रॉबर्ट पटनम के नजदीक सोशल कैपिटल इज ऑल अबाउट वैल्यूज। ये मेयरली सिर्फ इंटरेक्शंस का नाम भी नहीं, ये एक वैल्यू बेस्ड
सोशल नेटवर्क है। अगर कोई वैल्यू जनरेट नहीं हो सकती, अगर कोई कदर माशरे में आपका मिलना, इंटरेक्ट करना वो नहीं डेवलप कर सकता, तो फिर उसकी कोई जरूरत नहीं। बड़ी मजेदार केस स्टडी है कि अमेरिकन तो बहुत ज्यादा सोशलाइज होते हैं पब्स में, बार्स में, गैदरिंग्स में, लेकिन ऐसी जो गैदरिंग्स हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है सोशल कैपिटल के साथ, जब तक आप कोई वैल्यू जनरेट नहीं कर पा सकते। समझ आ रही है? क्योंकि एक इफेक्टिव सोशल नेटवर्किंग से जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है वो मैटर करती है। मेयरली लोगों का मिलना जुलना हैप्पीनेस के लिए, आउटिंग के लिए, वो कोई सोशल कैपिटल जनरेट नहीं करता। यानी कि उसके नजदीक फिर ये एक लिटरेरी सेंस में सोशल कैपिटल का मीनिंग, एक एकेडमिक सेंस। सोसाइटी की नॉर्मल इंटरेक्शंस कोई सोशल कैपिटल नहीं है, इशू बेस्ड, वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। सही है। और फिर सोसाइटी रेसिप्रोकेट कर रही है, रेसिप्रोसिटी और म्यूचुअल एड। सोसाइटी रेसिप्रोकेट कर रही है, एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस हो, सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस और कलेक्टिव एक्शन जनरेट हो रहा हो सोसाइटी में। और उसके लिए जरूरी है, इस रिपोसिटी के लिए, स्पिरिचुअल एड के लिए, कि जनाब वो जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल, वो किसी गुड इंटेंशन के साथ बैठे हों। वरना तो लोग बैठते हैं, हमारे यहाँ भी लोग बैठते हैं, बैठकों में बैठते हैं, जिरगे में बैठते हैं। समझ आ रही है जी? मुख्तलिफ शादी ब्याह की रस्म रिवाज में लोग मिलते हैं, बैठते हैं, लेकिन एक गुड इंटेंशन के साथ बैठ के किसी मसले का हल हो रहा। मतलब ये आसान जबान में, that would help each other, people would help each other, and people would return favor, तभी वैल्यू बनेगी। यानी सोशल कैपिटल इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी को जो है वो रोकता है। तनु शौक है नहीं बैठन का, इंडिविजुअलिज्म नहीं ऑपरेट कर। सही है जी? तो जनाब उसके नजदीक आइडेंटिटी मेयरली इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी इंडिविजुअल की, बल्कि इंपॉर्टेंट क्या है? आइडेंटिटी विद सॉलिडेरिटी। तभी आप मसाइल को हल कर सकते। हम बहुत से अपने कंटेम्प्रेरी मसाइल में देखते हैं कि वो मसले, वो प्रॉब्लम, या उस प्रॉब्लम को उजागर करने वाले एजेंट, ये ज्यादा जो एफर्ट कर रहे होते हैं, ये इनकी एफर्ट होती है आइडेंटिटी स्पेसिफिक। टेक द एग्जांपल ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स या कोई भी इशू के जिसमें कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन की मूवमेंट, वो ज्यादातर आइडेंटिटी स्पेसिफिक, शनाख्त, हमारी शनाख्त है, वो उस मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो या उस लीडर के कॉन्टेक्स्ट में हो जो सोशल कैपिटल बना जाए। सो पट्टनम के नजदीक आइडेंटिटी मेयरली वो डेवलप करवाना या हो जाना, शनाख्त किसी इशू की रिकॉग्नाइज हो जाना या किसी लीडर की,
इससे कोई सोशल कैपिटल नहीं बनता, बल्कि आइडेंटिटी विद सॉलिडारिटी, मसले का हल वो निकालना है। तो अनफॉर्चुनेटली सोशल कैपिटल पट्टम कहता है कि इसमें जो कनेक्शन का एलिमेंट है, कनेक्शन बिटवीन पीपल टू पीपल, ये जो कनेक्शन का एलिमेंट है, इसमें वीक पीपल ये सफर करते हैं जी। हम अक्सर देखते हैं ना, एनजीओ इशू है, एनजीओ ने अपना नाम बना लिया, ये एनजीओ तो सेंसेशनलाइज करती हैं इशू को, तो वो बेसिकली क्या कर रही हैं, आइडेंटिटी से पैसिफिक हो, वो सोल्यूशन से पैसिफिक नहीं हो रही। तो जनाब वीक पीपल जो सफर कर रहे होते हैं वो नुकसान उनको हो जाता है, और जो स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग इन सेंस ऑफ कनेक्शन भी, स्ट्रांग इन सेंस ऑफ वेल्थ भी, ये इन एनजीओ को कोई आम आदमी तो नहीं चला रहा होता, ये इन्हीं को फायदा हो रहा होता। ठीक, अब इसकी ये सारी केस स्टडी अमेरिकन सोसाइटी के लिए है। लेकिन आज जिस तरह टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, तो उसका आइडिया फिर हमें हर जगह पर ही अप्लाई होते नजर आता है कि जनाब वीक तो इस सोशल कैपिटा को के पूरे प्रोसेस में उसके मसले तो हल ही नहीं होते, ये तो आइडेंटिटीज की आपस की जंग शुरू हो जाती है। तेरे इन्फ्लुएंस में कितने लोग, मेरे इन्फ्लुएंस में कितने लोग, और अपने छोटे छोटे सोशल कैपिटल्स बना लिए हुए हैं, मसले अपनी जगह पर बरकरार रहते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर वो बात करता है कि ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ सोशल कैपिटल। और ये इतना बड़ा खतरनाक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है कि विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट, अब लोगों में अपनी आइडेंटिटी ही मैटर कर गई है। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट्स इट। जो सॉलिडारिटी का एलिमेंट है वो खत्म होता जा रहा है। सो इस टेक्नोलॉजी ने के आने से स्लोली एंड ग्रेजुअली सॉलिडारिटी का एलिमेंट रिड्यूस हो, यानी कई बड़ी मूवमेंट्स जिस तरह सिविल राइट मूवमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की 1945 से 65 तक, इस पूरे में किसी भी लीडरशिप ने आइडेंटिटी डेवलप करवाने की कोशिश नहीं की, रादर सॉलिडारिटी पे फोकस किया, लोग कनेक्ट हुए और मसले का हल निकाले। सही, हम देखते हैं कि पटनम की ये बात 21st सेंचुरी में ये रिजेक्ट भी हुई है, ये बात। अरब स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग में टेक्नोलॉजी ने लोगों को मेयरली मेयरली आइडेंटिटी तक नहीं रखा, लेकिन लोग सड़कों पे निकले गवर्नेंस के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, ऐसे ही, यानी सॉलिडारिटी का एलिमेंट आया, बट सक्सेसफुल कितने हुए। महासभा एक एग्जांपल ट्यूनीजिया की, जिसमें डेमोक्रेसी थोड़ी सी बेहतर हुई, बाकी कहीं पर भी बेहतरी नहीं आ सकी। सो नो डाउट इनिशियली तो वो जिस तरह वो कहता है कि जनाब सॉलिडारिटी अमेरिकन सोसाइटी में नहीं है, डिक्लाइनिंग हो रही है, और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हाँ उसकी बात ठीक भी है कि लोग आइडेंटिटी स्पेसिफिक हो चुके हों। लेकिन 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी की वजह से ही फेसबुक पे ही रिपोर्टिंग कर करके, कॉल्स कर करके अरब स्प्रिंग शुरू हुई, सोशल मीडिया से हाइप बनी इस मूवमेंट के फलाने दिन पहुंच जाएंगी सारे, तो लोग आए भी, सॉलिडारिटी का एस्पेक्ट नजर भी आया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। जो रियल फ्रेमवर्क सॉलिडारिटी का है वो रियल कनेक्शंस में है।
सही। यानी सोशल मीडिया वो, अगर हम पटनम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो कोई एक कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं है। वो लोगों को आइसोलेट करता है, लोगों का सोशल कैपिटा उसको डिक्लाइन करवाता है। तो वो जो रियल कनेक्शंस हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं हो सकते, वो रियल वर्ल्ड में ही होंगे। पटनम का ये ख्याल। सही। और इसको जो है वो क्रिटिक भी किया जा सकता है, लेकिन वो ज्यादा बात अमेरिकन सोसाइटी के लिहाज से कर रहा हूँ। हमारे माशरे में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि हमारा माशरा, सोशल मीडिया जो है, इसने हमारे जैसे माशरों को प्रॉब्लमेटाइज किया है। हमारे जैसे माशरे पहले ही आइडेंटिटी जो क्वेस्ट है इनमें मौजूद रहती है, लीडरशिप का चार्म मौजूद रहता है। सो सोल्यूशन ओरिएंटेड हमारे माशरे हैं ही नहीं। हम हो गए, इंडियंस हो गए, साउथ एशियन माशरे। तो इसमें सोशल मीडिया एज अ टूल टू कनेक्ट आइडेंटिटी विद सॉलिडारिटी, उसके चांसेस कम है। सही। सो लोग ऑलरेडी ही जो है वो अपने अपने शेल्स में बंद। लेकिन इससे एक बड़ा मजेदार कंक्लूजन भी निकलता है। वो ये निकलता है कि आपकी जो हाइब्रिड वॉर है, इसको लार्जली आप कहते हैं कि ये सोशल मीडिया पे है। तो अगर हम पटनम के थीसिस के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया पाकिस्तान की सोसाइटी को देखें तो ये सोसाइटीज तो पहले ही अपनी आइडेंटिटीज के शेल में बंद है। ऐसी सोसाइटीज को किसी भी तरह की हाइब्रिड वॉर बड़े पैमाने पे डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर किसी की आइडेंटिटी चेंज भी हो रही है तो कोई एक सॉलिडारिटी या एक स्ट्रॉन्ग फोरम डेवलप नहीं हो रहा। सही। जो एक आधा सॉलिडारिटी बेस स्ट्रॉन्ग फोरम अगर डेवलप हुआ, वही फिर स्टेट उसको क्रिटिकली देखती है। क्योंकि पीटीएम का जो फोरम है वो कोई सोशल मीडिया पे नहीं है सिर्फ, वो कोई वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं है, वो रियल वर्ल्ड। तो वहां पे हाँ इशू है, लेकिन उसके अलावा बाकी ऐसा हमें कोई बड़ा सोलिडारिटी बेस्ड फोरम डेवलप होता नजर नहीं आता। तो एक मिला जुला रुझान है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा आप कह लें कि सोशल सफेयर में कोई इशू हमारी जैसी सोसाइटीज को वो नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही आइडेंटिटीज में अपनी अपनी आइडेंटिटीज में फंसे हैं। सोलिडारिटी का वैसे ही फुकता। सो एक तरफ तो ये पट्टनम के आइडियाज हैं, और लेकिन इससे ज्यादा जानदार आइडिया जो है वो फिर पेरी बोर्डो के हैं। तो अब हम फिर देखने जा रहे हैं पेरी बोर्डो। हमारे जैसे माशरों में तो बहुत ज्यादा फिर ये अप्लाई होता है पेरी बोर्डो। ये सोशल कैपिटल को डिफाइन कैसे करता है? द कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट पावर हमारे डिजायरेबल नेटवर्क ऑफ relationships connect us to TO2। हमारे जो डिजायरेबल नेटवर्क ऑफ रिलेशंस हैं वो हमें जिन रिसोर्सेज या पोटेंशियल रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट करते, वो सोशल कैपिटल। मेयरली सोशल रिलेशनशिप का कनेक्ट हो जाने से सोशल कैपिटल डेवलप नहीं होता, बल्कि ये रिलेशनशिप आपको किसी ना किसी
रिसोर्स या पोटेंशियल रिसोर्स के साथ कनेक्ट करते, तब इफेक्टिव सोशल कैपिटल डेवलप होता है। आगे की बात वो जो करता है, पोटेंशियल सोर्स हो क्या सकता है, ये हो सकती है पावर। सही है जी, ये मैनेजमेंट। सही, यानी यहाँ रिसोर्सेज कोई कोयला, मादनियात और ये वो चीजें नहीं पकड़नी, मतलब कि ये पावर एज अ रिसोर्स है, मैनेजमेंट एज अ रिसोर्स है। सो जितना लोग करीब आते हैं, जितना लोग कनेक्ट होते हैं, तो वो बेसिकली सिर्फ लोगों का कनेक्शन ही सोशल कैपिटल नहीं है। उस करीब आने से क्या वो किसी इशू में इफेक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या वो अपनी एक सिंगल वॉइस बन के पावर डेवलप कर रही हैं, तब वो सोशल कैपिटल कहलाएगा। अब स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ये डिफरेंट तरीके से पावर एंड मैनेजमेंट ऑपरेट करेगी, और किसी भी ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से करेगी। ये ग्रुप स्टेट से नाराज भी हो सकता है। तो रियल सेंस में काम ही यही है। असल में सोशल कैपिटल बात कोई नई बात नहीं है, लेकिन बस अल्फाज का रंग नहीं, कि लोगों ने जुड़ के मसाइल को हल करना है। अपने बेसिक सोशल कैपिटल वहीं से शुरू हो गया, लेकिन जो सोशल लेवल पर, क्योंकि हम सोशल कैपिटल एज अ सोशल कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो सोशल लेवल पर एक इंडिविजुअल अपना मसला हल भी कर ले तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है सोशल कैपिटल से। मामला तो सारा है मैनेजमेंट का एंड पावर का। आप इतनी पावर प्लॉट डेवलप कर लेते हैं कि रियासत आपकी बात सुने, या रियासत इतना प्लॉट अपना डेवलप कर लेती है कि वो ग्लोब में अपना रोल या अपनी आवाज पहुंचा सके। सही, लेकिन उसके नजदीक एक मसला भी है। ये जो सोर्स है ऑफ पावर एंड मैनेजमेंट, ये लार्जली इशू क्या होता है कि ये जो इसको ज्यादातर रिच ही डोमिनेट करते, रिच भी डोमिनेटेड का ये पावर एंड मैनेजमेंट एज रिसोर्स को लार्जली रिच पीपल ही डोमिनेट करते हैं। उसके नजदीक एक आइडियल जो एप्लीकेशन इस डेफिनेशन की, वो आइडियल एप्लीकेशन में वो कहता है जनाब कि 5 चीजें होनी चाहिए। पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप नेटवर्क सिर्फ वो एक मखसूस तबके का ना हो, वरना वो अपने तबके और अपने ग्रुप के लिए ही सोचे। तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब ऑल इनकम्पासिंग, आपकी सोशल मूवमेंट ऑल इनकम्पासिंग होनी चाहिए। और फिर पटनम को ये रिजेक्ट नहीं करता, एड वैल्यू एंड हेल्प ईच अदर। एड वैल्यू एंड हेल्प ईच अदर। फिर उसके बाद कहता है हेल्प टू कनेक्ट। ये बड़ा मजेदार चीज, पटनम को जब हम देखते हैं तो वो कहता है कनेक्ट टू हेल्प, और ये कहता है हेल्प टू कनेक्ट। जितना आप हेल्प ईच अदर करते जाएंगे, आप और ज्यादा अपना क्लॉट बढ़ाते जाएंगे। हमारे जैसे माशरों में ये बहुत बड़ा इशू है। हमारे जैसे माशरों में एक खास ग्रुप आपस में ही नेटवर्किंग करता है, उनकी वैल्यूज बाइस्ड होती हैं, सिर्फ अपने मफाद की होती है, और वो हेल्प टू कनेक्ट नीचे नहीं आ रहे होते, यानी कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा होता। मसलन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, इन्होंने जब भी एहतजाज करना है
तो इनके एहतजाज में या इनकी बातों में सिर्फ वही जो ऑनर क्लास है वही होंगे, उन्हीं की बात ही हो रही होगी, वही आपस में कोलैबोरेट कर रहे होंगे। ऑल पाकिस्तान यानी कि वो जो ये है वर्कर्स फेडरेशन, पीएफ, पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन, उसको साथ ये लेके नहीं चलेंगे। ये अपने नैरेटिव में बता रहे होंगे गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, एक्सपोर्ट्स का नुकसान हो रहा है, ताजरों का नुकसान, इंडस्ट्रिस्ट का नुकसान हो रहा है। वो निचली बात नहीं साथ कर रहे होंगे, वो अपनी बात कर, जब ये बात कर रहे होंगे तो ये फिर अपनी ही बात कर रहे होंगे, तो लेबर के राइट्स दो जी, तनख्वाहें बढ़ाओ जी, ये करो जी, वो करो जी। ये क्या सोचते समझते हैं, वो साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे। समझ आ रही? और ये कहता है ये हर दौर में हर जगह पर ये मसला रहता है। ये मसला एड्रेस कैसे होगा, जब आप हेल्प टू कनेक्ट में आए, यानी वो एक मखसूस ग्रुप के अंदर ना हो। तो ये जब आप कर लेंगे तो फिर इससे जनाब कोलैबोरेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक, कोलैबोरेशन मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान टेंडेंसी बढ़ जाती है, मसाइल का बेहतर हल निकाल ले। इस कोलैबोरेशन की एग्जांपल लाइक पटनम, ये फिर वापस आता है सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल राइट्स मूवमेंट एक क्लासिकल बेस्ट एग्जांपल है अक्रॉस द ग्लोब सोशल कैपिटल। सिविल राइट्स मूवमेंट सिर्फ ब्लैक्स की मूवमेंट नहीं है कि ब्लैक्स को वोटिंग राइट मिली। सिविल राइट्स मूवमेंट में फेमिनिस्ट भी शामिल हो गए थे, स्पेनिश भी शामिल हो गए थे, मैक्सिकन भी आ गए, सब आ गए थे ब्लैक्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे ही ब्लैक्स को राइट्स मिले उसके बाद 70s में 80s में बाकियों को भी राइट्स मिलना शुरू हो। समझ आ रही? तो उस लिहाज से फिर सिविल राइट मूवमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की तारीख की वो एक क्लासिकल एग्जांपल है कि कोलैबोरेट हो गया ना। फिर अब ये नहीं है कि बस एक इतना कनेक्ट हो गए कि फिर बाकियों के लिए भी सब बोलना शुरू हो। वरना जनरली तारीख में क्या होता है कि एक ग्रुप अपने लिए बात करता है और उसकी बात पूरी हो गई एंड दैट्स इट। हमारे जैसे माशरों में भी यही मसला है। 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे जैसे माशरों में नर्सेज, टीचर्स, सही, कोई और ग्रुप अलग अलग एहतजाज करने गया, अपनी डिमांड मनवाई, घर को चले। सही। मोस्ट रिसेंट केस में हमें नजर आता है कि जहां पर ऑल पाकिस्तान जो आपका ये है क्या कहते हैं, क्लर्क एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान, नहीं क्लर्क नहीं है इसका, उसका वर्ड यार जेन से निकल गया मेरे। हाँ, चलो इसको छोड़ दो, लेकिन अगर आ गया जेन में तो लिख लेना, मेरे भी जेन में आ गया तो मैं बता दूंगा। ऐप का कहते हैं यार, ऑल पाकिस्तान ऐप का। हाँ ऐप का इस तरह ही है, लेकिन इसी का क्लर्क एसोसिएशन मेरा, हाँ हाँ क्लर्क एसोसिएशन कपल्ड विद अदर एसोसिएशन। इन्होंने जनाब पहली दफा इस्लामाबाद में 2020 में डेमोन्स्ट्रेशंस किए और उसका इम्पैक्ट फिर सारे ग्रुप्स में नजर आया। सबकी 25% सैलरी, बेसिक सैलरी इंक्रीज करने पर। यानी ये जो एग्जांपल फिर आपके यहाँ आई, ये आई उस कोलैबोरेशन की। वरना अलग अलग ही सब कर रहे हैं 18 अमेंडमेंट। यानी एक ग्रुप एहतजाज कर रहा तो दूसरा ग्रुप उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रख रहा। तो इस तरह कभी भी आप जो है वो इफेक्टिव कोलैबोरेशन नहीं बना सकते। बात ही एज अ सोशल कॉन्सेप्ट हो रही है ना, तो अब जो सोशल मूवमेंट्स हैं उन्हीं का जिक्र करेंगे। और इन चार के साथ वो कहता है एक तंबी भी है कि नेवर टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स।
कि सब जब साथ चल रहे हो किसी भी सोशल मूवमेंट में, तो एक ग्रुप किसी दूसरे का एडवांटेज ना दे। ये एक यानी कि उसने एक वो भी लगा, रिस्ट्रिक्शन लगा। सो ये दो बड़े आपके थेरिस्ट जो सोशल कैपिटा को एज अ सोशल कॉन्सेप्ट और सोशल मूवमेंट्स में देखते हैं, और हम उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन फिर पाकिस्तान पे भी साथ समझाने के लिए वो करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा मजेदार इसकी कहानी है, जो असल आज हमारा ज्यादा टाइम लगना है, सोशल कैपिटा एज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। सोशल कैपिटा एज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कराने से पहले जनाब एक अनाउंसमेंट करना जरूरी है। वो मैंने अगली क्लास में भी करनी है, लेकिन इस क्लास में भी करना जो है वो बड़ी जरूरी है। पहली बात तो ये कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शंस ऑफ एनी गर्ल और बॉय। ये जेल में रखने की पहली बात। सेकंड बात, अगर किसी गर्ल को कोई टेक्स्ट मैसेज आता है, कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है, किसी इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड किस्म की बॉय की तरफ से, जिसको जिंदगी में कभी किसी लड़की से बात करने का मौका ही नहीं मिला, तो बेटा उसका सिंपल सोल्यूशन है कि उसको ब्लॉक कर। पहली चीज, अगर आप ब्लॉक नहीं करना चाहते और आप मुझे या कोऑर्डिनेटर को शिकायत करना चाहते, तो वो शिकायत विद प्रूफ जो है वो आप हमें दे सकती हैं कि भाई ये लड़का है, इसका ये नंबर है ग्रुप में, ये मुझे ये मैसेज कर रहा है। तो मैं आई विल मेक श्योर कि ऐसा फिर बॉय जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर क्लास नहीं लेगा, फिर वो रोता ही रहेगा। और सिर्फ रोएगा नहीं तो अच्छी खासी प्रॉब्लम हो। लेकिन इसकी नौबत ना ही आने दें, उसको सीधा सीधा ब्लॉक कर दें बस। बॉयज, ये जो सीएसएस की लड़कियां हैं ना, यकीन मानो इससे ज्यादा ब्यूटी क्वींस जो है ना वो आपको जिंदगी में मिलनी। ये सीएसएस की लड़कियां, ये कुछ भी नहीं होती, इनको ये तो बेचारी 3 3 दिन मुंह हाथ नहीं धोती। तो इनको मैसेज करके, इनसे फ्रेंडशिपें करके कोई फायदा नहीं। एक दफा सीएसएस हो गया तो बहुत सारी ब्यूटी क्वींस आप जो है ना उन पे लाइनें शाइनें मारते रहना। तो जनाब ये मेहरबानी करें, इस क्लास में तो चैट में ये होता है कि लड़के ढूंढ ढूंढ के लड़कियों को प्राइवेट मैसेज करना शुरू कर देते हैं, तो वो तो मैंने अब चैट ऑफ कर दिया। अब किसी ने मैसेज करना है तो वो सिर्फ मुझे ही कर सकेगा। यानी कि वो मैसेज में ऑप्शन होती है ओनली होस्ट एंड को होस्ट, तो वो सिर्फ अब मुझे मैसेज कर सकेगा, क्योंकि आपका ताल्लुक मेरे साथ है। जो भी बात करनी है, सर ये मिस हो गया, सर ये पॉइंट है, तो आप मुझे लिखेंगे, सर आवाज नहीं आ रही, ठीक है जी, तो आप मुझे लिखेंगे ना जी, ठीक है। हाँ, अगर कोई लड़की मैसेज करती है तो आप भी शिकायत लगा दें मुझे या उसको ब्लॉक कर दें, सिंपल सोल्यूशन। ठीक, वो तो आपकी लॉटरी लग जाएगी ना कि अगर कोई लड़की शिकायत करती है आपको राब्ता करती है। तो ये मेहरबानी करें, आप लोग अडल्ट हैं। अगर हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है तो हमने ये ग्रुप कोई लड़कियां फंसाओ मुहिम के चक्कर में नहीं बनाया। तो वो, और लड़कियां भी इस बात का ख्याल रखें कि हमने, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। 250 स्टूडेंट इस ग्रुप में है, तो 400 के करीब करंट अफेयर में हो गए हैं। तो हम इनको अलग अलग कैसे मैनेज करें कि बॉयज को अलग रखें, गर्ल्स को अलग रखें? तो वो हमारे लिए भी पॉसिबल को नहीं है, इतना तो मैकेनिज्म नहीं है। तो आप अडल्ट बंदे हैं सारे जो है वो, आप
को अगर कोई मतलब दो लोगों को आपस में वो फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो मुझे कोई उससे इतराज नहीं है, लेकिन किसी को तंग ना करें। वो तंग करेंगे, वो हमारे तक रिपोर्ट आती है, वो फिर वाहिद ने खुद तो कुछ डिसाइड नहीं करना होता, उसने ज़ाहिर है फिर मेरे से बात करनी होती। तो मैं इन दिनों में पढ़ना चाहता हूँ, मैं इन दिनों में ये आपके कंजर खाने नहीं भुगताना चाहता। तो लड़कियां ब्लॉक कर दें, सिंपल। अगर कोई रब्ता करता है, अगर वो जोर से ज्यादा तंग करता है, किसी और लेट से नंबर से भी तंग करता है कोई और, तो जनाब सिंपली उसका स्क्रीनशॉट लें और मुझे भेज दें। और ऐसे लड़के को फिर क्लास में इंशाल्लाह नाम लेके जो है वो फिर उसकी इज्जत अफजाई हो। तो आप किसी के साथ ताल्लुक बनाना चाहते हैं, लेट से आपने किसी को हाय का मैसेज भेज दिया, आपने कहा जनाब कि क्या क्लास में क्या हो रहा था। अब अगर उस लड़की ने आपको रिप्लाई कर दिया तो ये उसकी पर्सनल विल है। नहीं किया तो तू नहीं ते होर सही, होर नहीं ते होर सही। जरूरी है कि उसके पीछे पड़ जाना? किसी और को आप भेज दो, हाय क्लास में क्या हुआ, उसी के पीछे पड़ना, बात क्यों नहीं करती, रिप्लाई करो, ठीक है, तो छो परे दफा करो। एवं थोड़ नहीं जाता बंदा ना। तो ये जो है वो हमारे तक फिर शिकायत आती है, इशू होते हैं, यार ये मेहरबानी ये काम ना करें। नहीं तो मुझे अगर फिर सख्त एक्शन लेना पड़ा तो मैं नाम लेके लड़कों का, फिर उनके फोन नंबरों के साथ क्लास में, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं फिर अगर मुझे इससे भी ज्यादा आगे जाना पड़ा तो मैं इससे आगे हो जाऊंगा। अगर अब मुझे किसी की कोई शिकायत आई तो कोई इशू को नहीं होता है, किसी का भी मोबाइल नंबर जो है वो उसके नाम पे रजिस्टर्ड होता है या उसके भाई के नाम पे या बाप के नाम पे। तो मैं पिछलों तक फिर शिकायत लगाऊंगा ऐसे लड़कों की, फिर मुझे ना कहना, मैं रोकूंगा नहीं। फिर मैं अगर मुझे मैं तंग हुआ तो, यानी मुझे अगर कोई लड़कियों ने रिपीटेडली जो है वो, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है ना, 3-4 दिन मैं अपना काम करूँ या आप लोगों के बखेड़े जो है वो संभालता फिर। 24-24, 25-25 साल के हो, इतनी आग लगी या माँ बाप को कहो कि कोई लड़की देख के शादी कर दें। एक फसानी, फिर दूसरी फसानी, फिर तीसरी फसानी। तो ये जनाब जरूरी ऐलान फरमाना जरूरी था, ये हम करंट अफेयर की क्लास में भी ऐलान फरमाएंगे। ठीक है। मुझे तो अब समझ आ गई है कि ये इतना रश पड़ क्यों रहा है मेरे पास स्टूडेंट्स का। ये तो साले आधे बीच में इसी चक्कर में है कि एक ही ग्रुप में लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, चलो लड़कियों के नंबर मिल जाएंगे। कमाल है यार, इतने बड़े होके आप लोग जो है ना, हम भी काम ये करते थे यूनिवर्सिटी में, हम भी जिद लगाते थे, लेकिन जरा तरीके के साथ यार जो है वो। अब मैं उस्ताद हो गया हूँ, अब वो तरीके जो है ना वो अपने पास जो है वो, हमारे तरीके पुराने हो गए, अब टेक्नोलॉजी नहीं आ गई। नहीं नहीं, तुम्हारा तो मुझे पता, तुम तो खुद ही संभाल लोगी अगर कोई भी होगा तो। आते हैं नॉर्मली तो ठीक है, वो कई लड़कियों की भी तबीयत होती है ना कि वो जब तक शिकायत ना लगा लें उनको जज्बाती हो जाती हैं उनको, यानी उनको भी लगता है कि हर लड़का जो है वो पैदा इसीलिए हुआ है कि वो हमें तंग करेगा। ठीक। लड़के भी कई इस तरह ही होते हैं, उनको लगता है पता नहीं लड़की के साथ बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा तुम्हारा तो। ये सारी अहमी है। मैं 12-13 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सीएसएस में जो मतलब कि जो लड़के खास तौर पे सुन लें, ये जितनी लड़कियां आती हैं ये सारे अपने सेल्फ इंटरेस्ट में होती हैं, सच्ची मोहब्बत वाला चक्कर ही को नहीं। बाद में ऐसे लड़के रो रहे होते हैं, लड़की का सीएसएस हो जाता है और लड़का बेचारा अपने प्यो की दुकान पे बैठा होता है। ऐसी कई एग्जाम्पल। तो जनाब रो रो के आ रहे होते हैं यहाँ पे, जनाब मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। पिछले 2 सालों में 3 तलाकें मैं अपने हाथों से देख चुका हूँ, आंखों से 3 तलाक। इनमें से 2 शादियां मैंने अपने हाथों से करवाई हैं। तो मैं बिल्कुल फेडअप हो गया हूँ इस चीज का कि ये स्टूडेंट्स का आपस में रिलेशन होना ही नहीं चाहिए, ये गंद है निरा। आप लोगों की लाइफ, आप लोगों की साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाती है ऐसे ऐसे रिलेशंस और ऐसे रिलेशंस में जिनको आप सच्ची मोहब्बत समझ के प्री मेच्योर जो है वो डिसीजन ले लेते हैं, ये आपकी सारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। मैं लर्निड लड़के सीएसएस करके उनको नफसियाती मरीज बनते देखा है, पढ़ी लिखी लड़कियों को नफसियाती मरीज बनते देखा है, शादियां कर लेते हैं, जोड़ बनते को नहीं, मोहब्बतें कर लेते हैं, चवलें मार लेते हैं, फिर उसके बाद रोते रहते हैं। तो ये सीएसएस करो, सीएसएस एक दफा हो गया
तो जनाब दुनिया आपके पीछे होनी है, यानी आपको कोई कुत्ता भी मुंह नहीं ना लगाता होगा, तो वो भी जनाब आपके पीछे पीछे होगा। तो फिर चॉइस कर लेना आप उसमें से कि क्या करना है। मेरे तक ना लाया करे यार ये बात, ना ये शिकायतें, लड़कियां ब्लॉक कर दें, और जो है वो चैट, मैंने जो मेरे एंड पे हो सकता है कि मैंने चैट ब्लॉक कर दिया, अब चैट में आप किसी को मैसेज नहीं भेज सकते यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर सब जो है ना वो अब मुझे ही मैसेज भेज रहे हैं इस वक्त, यानी कोई भी एक दूसरे को, मैं अपने एंड पे ये कर सकता हूँ कि यहाँ क्लास में ये ढूंढ ढूंढ के एक दूसरे को मैसेज करते हैं, यानी यहाँ से क्लिक किया, अब जिसका नाम लिखा उस पे लिख के उसको मैसेज भेज देना क्लास में ड्यूरिंग क्लास। इससे अगली स्टेज पर गालियां हैं गंदी गंदी, अब अगर मुझे किसी की शिकायत मिली, मैं वो नाम लेके क्लास में मैं गालियां दूंगा, तो मेरा फिर क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास नहीं लोगे, अपना ही नुकसान करोगे, 6,900 का नुकसान हो जाए। पता नहीं कुछ स्पेशल चीजें होती हैं सीएसएस की लड़कियां, जिसके लिए तुम मरी जाती हो यार। माँ बाप ने पैसा लगाया तो अब अपना पढ़ो। लो जी, अब आ रहे हैं हम सोशल कैपिटल एज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ठीक। लो जी, जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं वो इस पजल को एड्रेस नहीं कर पाए। किस पजल को? पजल पहले सुन ले। पजल ये है कि वाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट differs across countries that enjoy equal access to technology, resources and market। बड़ा मजेदार पजल है ये। अमेरिकन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जापान की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जर्मन्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इटालियंस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैनेडियंस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्डिक कंट्रीज, इन सब की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो डिफरेंट है। हालांकि ये सब, इनके पास टेक्नोलॉजी भी थी, ठीक है जी, रिसोर्सेज भी, मार्केट भी, सही है। और जब इनका कंपैरिजन करें विद चाइना, विद इंडिया, विद ब्राजील, यानी बाकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, विद फिर जो है सिंगापुर, विद हांगकांग, इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट है। हालांकि रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, मार्केट इनके पास भी, यानी ये बात नहीं हो रही कि कौन कोई गरीब रह गया, कोई कोई अमीर हो गया, ये बात नहीं हो रही। जो उससे बड़ा पजल है वो ये है कि जो फार्मूला है फिर ग्रोथ का और डेवलपमेंट का, वो तो एक ही होना चाहिए। बुनियादी इंग्रेडिएंट्स तो टेक्नोलॉजी, रिसोर्स और मार्केट ही है, तो सबकी ग्रोथ एक जैसी होनी चाहिए। अमेरिकन की स्ट्रेंथ एक्सपोर्ट्स की जापान से डिफरेंट है, जापान की स्ट्रेंथ एक्सपोर्ट्स की जर्मन से डिफरेंट है, इटालियंस और कैनेडियंस की डिफरेंट है, यहाँ नीचे भी ऐसे ही है। सो बेस तो सेम है, रॉ मटेरियल तो सेम मिला हुआ, तो फर्क कहाँ पे है? अच्छा जी, इसके लिए जो इस काम के लिए जो फ्रेज यूज की जाती है, वो दो फ्रेज यूज की जाती है कि जब किसी भी कम्युनिटी या ग्रुप या नेशन को स्टैंडर्डाइज्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिले हों। हाँ, जरा प्रॉपर जरा जार्गन के साथ बात आ रही है। जब भी किसी ग्रुप, इंडिविजुअल, नेशन को स्टैंडर्डाइज्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिले हों, या आइडेंटिकल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मिली हो, तब भी इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक जैसी नहीं होती। समझ आ रही? नहीं होती।
डिफरेंट है। आप सिर्फ इन सब की जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रेटिंग चेक कर ले, डिफरेंट हो। सही है जी, समझ आ रही है जी। जेंडर गैप इंडेक्स चेक कर लें, डिफरेंट रेटिंग होगी। सो ऐसा क्यों है? इसको इमेजिन करने के लिए एक स्कूल है, इस स्कूल में हमारा बच्चा भी पढ़ रहा है और इस स्कूल में एक एलीट का बच्चा भी पढ़ रहा है। व्हाई इट्स सो कि उसका पॉस्चर बिहेवियर डिफरेंट है, आपके बच्चे के पॉस्चर बिहेवियर डिफरेंट है, हालांकि एनवायरनमेंट तो एक ही स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, बड़ा टॉप का स्कूल है। फर्क कहाँ है फिर? फर्क इस बच्चे और इस बच्चे के सोशल कैपिटल में। समझ आ रही है जी? अब वो फिर इसको आगे फर्दर लेके जाते हैं कि जनाब इकोनॉमिक थेरीज हैव वर्कड, बहुत काम करने की कोशिश की ऑन दिस क्वेश्चन कि भाई कैसे, डिफरेंट क्यों। लेकिन इकोनॉमिक थेरीज का इशू क्या है कि ये लार्जली इकोनॉमिक वेरिएबल्स को ही आपस में कंपैरिजन या उनको कोरिलेट कर रहे हो कि जी यहाँ पर जो है वो मैन पावर ज्यादा थी, यहाँ मैन पावर जरा कम थी, यहाँ पर एनर्जी की ये वे मॉडल थे, यहाँ एनर्जी के ये मॉडल, यहाँ वर्कर्स के ये राइट्स थे, यहाँ ये राइट्स थे, इसलिए यानी उन सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स में रहते हुए इकोनॉमी के जो थेरिस्ट हैं वो इस सवाल का जवाब ढूंढते रहे हैं कि जी जब स्टैंडर्डाइज्ड फैक्टर्स हों तो ग्रोथ एक जैसी क्यों नहीं होती, वो तो एक जैसी होनी चाहिए। फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी को भी देखना शुरू हो जाती है कि हाँ इसकी ज्योग्राफी ऐसी है, इसकी ज्योग्राफी, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट है डिफरेंस का वो है जनाब सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। हर सोसाइटी का सोशल कैपिटा डिफरेंट होता है, हर ग्रुप ऑफ पीपल का सोशल कैपिटा डिफर होता करता है। तो आप एक जैसा रिसोर्सेज सबको दे भी दें तो जनाब फिर भी जो है वो एक पेस के साथ सब ग्रो नहीं कर सकते। समझ आ रही है? और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, अभी उनकी तो बात ही नहीं हो रही, ये तो बात ये भी पहली सोशल कैपिटा की तो इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट उसके में देख रहे हैं, उसमें तो दूसरों में तो बाद में आएंगे, पहले तो सिर्फ इन्हीं को देख। सो जनाब इससे फिर क्या अंदाजा हुआ? इससे ये अंदाजा होता है कि जनाब जो इकोनॉमिक आपकी डेवलपमेंट है ना या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, वो सोशल कैपिटा के एडवोकेट्स कहते हैं कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जो यानी इकोनॉमिक इसके सोशल कैपिटल पर नहीं, पहले इकोनॉमी वाले देख, इकोनॉमिक फैक्टर वाले वो कहते हैं इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स एक्सेट्रा। लेकिन सोशल कैपिटल वाले क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेस ही किस पे करती है? ऑन वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स एक्सेट्रा। सही है जी? इकोनॉमिक फैक्टर किसी भी माशरे की स्टडी करने वाले वो कहते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब ही क्या है? डेवलपमेंट इज मटेरियल ग्रोथ। सही है जी? सोशल कैपिटा के एडवोकेट कहते हैं ना ना ना,
ये डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि ये मटेरियल, ये नॉन मटेरियल ग्रोथ भी होती है माशरे की। सही, ये क्लियर होती बात जी, कि माशरे में अगर वैल्यूज ही नहीं है तो आपने उस ग्रोथ का क्या करना है, मैंगो। सही जी। फिर इकोनॉमिक फैक्टर वाले एडवोकेट्स कहते हैं, जो प्योर इकोनॉमिस्ट, वो कहते हैं जनाब ग्रोथ सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी सस्टेनेबल होती है ग्रोथ। एक दफा आपके इंडिकेटर्स बेहतर हो गए तो अब आपने उनको ही बस अब बेहतर किए रखा तो सस्टेनेबिलिटी अचीव हो जाएगी। जो सोशल कैपिटल वाले, वो कहते हैं जनाब ग्रोथ इन द एब्सेंस ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स एक्सेट्रा, ये सस्टेनेबल नहीं किसी भी सूरत। सही है जी। सो सोशल कैपिटा के एडवोकेट्स ये समझते हैं कि किसी भी सोसाइटी की इनकम इनइक्वालिटी, ये फिर क्यों है? जब अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सस्टेनेबल है, इकोनॉमिक फैक्टर के मुताबिक है, तो फिर ये इनकम इनइक्वालिटीज बड़ी सोसाइटीज में क्यों होती है? एक सीईओ को मोर देन 80% शेयर रखता है तनख्वाहों में कलेक्टिवली, और रेस्ट रिमेनिंग 20% जो है वो वर्कर्स का होता है एवरेज यूनाइटेड स्टेट्स में। सही है जी। यानी सीईओ ना करें, आप ऑनर करें, ऑनर कर, सॉरी ऑनर। सीईओ तो को मुलाजम भी हो सकता, ऑनर भी हो सकता, मुलाजम भी हो सकता। सो ऑनर जो है वो तकरीबन 80% शेयर रख रहा होता है, और वर्कर्स एवरेज यूनाइटेड स्टेट्स में 20%। जब हम यूरोप में चले जाएं, ईयू यूरोप यानी ओवरऑल यूरोप में, तो यहाँ तकरीबन 2/3 ऑनर्स खा रहे होते हैं, 1/3 वर्कर्स को मिलती। अब इन्हीं में सीईओ भी आगे, बड़े डायरेक्टर्स भी आगे, वो भी ओनर्स की कैटेगरी में डाल, तो इनकम इनइक्वालिटी है ना। ये क्यों होती है? आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और आपके इकोनॉमिक फार्मूले और वो सारे और लोगों को नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट, तो ये काम तो नहीं हुआ। क्योंकि आपकी जो प्योर इकोनॉमिक मॉडल की स्टडी है उसमें जो नॉर्म्स हैं, वो जो बिलीव्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनकी एब्सेंस नजर आ गई। जिस तरह आपकी पोस्ट ऊपर जाती जाती है, आपका वर्क कम होता जाता है, आपकी तनख्वाह बढ़ती जाती है। ये कैसी सस्टेनेबिलिटी और ये कैसी ग्रोथ? हर दौर में ऐसी इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने के लिए कोई ना कोई मूवमेंट चल जाती है। कभी लेबर राइट्स की, समझ आ रही जी? हर दौर ऐसी चीजों को एड्रेस करने के लिए, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स पे नहीं, नॉर्म्स वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करेंगे तभी आपकी बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। ऐसा क्यों है कि ऐसी बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ के कंट्रीज में भी आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज नजर आती है? होमलेस पीपल, डेवलप्ड वर्ल्ड में, यानी OECD कंट्रीज की अगर हम बात कर लें तो उसमें सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में, दे आर इन मिलियंस होमलेस पीपल। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने जो इकोनॉमिक सिस्टम बनाया हुआ, उस इकोनॉमिक सिस्टम में वैल्यूज मौजूद नहीं है। ठीक, आपके मुकाबले में कुछ बहुत बड़ी जाइंट इकोनॉमी नहीं है, लेकिन जिसने अपने आप इकोनॉमी अपनी बेहतर कर ली, तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया सिंगापुर। उसमें सिंगापुरियन किराए के घर में क्या, यानी सड़क पे रहना तो क्या, किराए के घर में भी नहीं, उसका अपना घर होता है। सिंगापुर का रिहायशी हो और उसका अपना घर ना हो, ये हो नहीं सकता। हाँ, बाहर से कोई आया तो वो रेंट पे रह ले, लेकिन अगर आप सिटीजन है तो रियासत आपका घर बना के देती है। सही है जी।
अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ पे सिंगापुर तो बाद में आई, यूनाइटेड स्टेट्स तो पहले से था। तो कहां गई फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ? यहां क्या चला? सोशल कैपिटल, आइडेंटिटी विद सॉलिडेरिटी। आपके यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट ने आइडेंटिटीज ही चलाई अपनी, उनको प्रिजर्व किया। सही है। व्हाट अबाउट सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस उन कंट्रीज में ज्यादा है जो लेट हुई हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ पे लेट आई। वहां सोशल जस्टिस का आइडिया ज्यादा बेहतर तौर पर हमें डेवलप होता नजर आता, जैसे कि स्कैंडिनेवियंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंपैक्ट तो यूके में हुआ, फिर नीचे साउथ में यूरोप में आया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स में गया। ये जो स्कैंडिनेवियन वाले एरियाज थे, इनको तो इंडस्ट्री चलाने के लिए रॉ मटेरियल का भी इशू था, ये तो लेट आए, लेकिन सोशल जस्टिस इनका तस्वुर वो बेहतर है। समझ आ रही? सो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जनाब इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेरली यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिसोर्सेज देकर भी अचीव नहीं किए जा सकते। यहां पर आता है फिर बाबा मैनेजमेंट, किसने प्रॉपरली मैनेज किया, पेरीबोर्ड। सो बड़ा मजेदार चीज है। फिर इसके बाद अगली बात वो करते हैं, अगली बात ये करते हैं कि जनाब सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि ये इंडिस्पेंसिबल है। ये कंट्रेन आ गया ना हमारे पास, सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिजायरेबल। इसके बगैर कोई भी ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो सकती। सही है। डेवलपमेंट मेरली पर कैपिटा का इंक्रीज नहीं है। सही है जी, कि जी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है आपकी तो मतलब आप डेवलप हो रहे। तो इस तरह तो यूनाइटेड स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम पर इन परसेंटेज वो सबसे ज्यादा 1920s में थी, पूरी 20th सेंचुरी। लेकिन 1929 में क्या हो गया? ग्रेट डिप्रेशन हो गया ना जी। तो कहां गई आपकी इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी? हो गए क्लैप्स। जितने भी बड़े क्राइसिस आते हैं, डिप्रेशन आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, डेट क्राइसिस आती है, ये ज्यादा उन्हीं कंट्रीज से इनिशिएट होती हैं जहां पर वैल्यूज का, बिलीव्स का फुकदान होता है। समझ आ रही है? क्लियर है? तो इसीलिए हम देखते हैं कि जनाब जब लेटर हाफ ऑफ 20th और 21st सेंचुरी में फ्रांसिस फोकोयामा फिर बात ये करता है कि कल्चरल वैल्यूज प्रोवाइड इकोनॉमिक बिहेवियर एंड हेंस they cannot be ignored in economic analysis। जनाब आपकी कल्चरल वैल्यूज जरूरी है और इसकी मैनिफेस्टेशन भी है, ऐसा नहीं कि नहीं। 1960s का फ्रांस कॉमन मार्केट के आइडिया को लीड कर रहा है यूरोप में। 1960s का फ्रांस बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही, फ्रांस लीड कर रहा है कॉमन मार्केट। बड़ा नॉवल आइडिया था अपने को,
लेकिन 1960s के फ्रांस में ही कल्चरल मूवमेंट चली है, स्टूडेंट मूवमेंट। जनरल डिगाल को, जो प्रेसिडेंट था, इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इकोनॉमी फ्रांस की उस वक्त के यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये इवन वेस्ट जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन से बड़ी इकोनॉमी। लेकिन कल्चरल मूवमेंट चल गई, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट मूवमेंट चल गई उसके खिलाफ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा या डेवलपमेंट से इकोनॉमी अगर बेहतर है तो वो कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। सोशल कैपिटा उसके खिलाफ ऑपरेट कर गया। सही है जी, ये समझ आती। इसी चीज को फिर लेके आते हैं हम डेवलपिंग वर्ल्ड में। डेवलपिंग वर्ल्ड में पहला बड़ा केस स्टडी चाइना। जब हम चाइना की स्टडी करते हैं तो चाइना को जो एक्यूज करते हैं वो यही करते हैं कि ह्यूमन राइट्स को नहीं दिए जा रहे जी। सही है जी। इन्वायरमेंट का इशू है जी चाइना में। सही। क्वालिटी ऑफ लाइफ का इशू है जी चाइना में। ये क्यों है सब? क्योंकि मेरली ये सारे का सारा जो डेवलपमेंट का थीसिस है चाइना का, वो स्टेट को सर्व कर रहा है, पीपल को सर्व नहीं कर रहा। और वेस्ट में ये हाई एक्सपेक्टेशन है कि एक दिन आएगा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लोग उठ खड़े होंगे। अभी तक तो नहीं उठे, लेकिन वेस्ट के नैरेटिव के मुताबिक एक इफेक्टिव सोशल कैपिटा जनरेट होगा, जैसा कि पास्ट में भी हुआ 1989 में। चाइनीज इकोनॉमी की सबसे बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन 1979 से 89 में हुई है, जब ओपन टू द वर्ल्ड पॉलिसी शुरू की, सॉरी ओपनिंग चाइना पॉलिसी शुरू की। ओपनिंग चाइना पॉलिसी डेन जियाओपिंग में 20% तक चाइना की प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्ट भी होगी। चाइना तरक्की करने लग गया। लेकिन 1989 में स्टूडेंट्स बीजिंग में इकट्ठे हो गए जमहूरियत के हक में। सो इकोनॉमिक ग्रोथ आप करवा दें और आप समझें कि सोसाइटी में आपने इफेक्टिवली उसको इंटीग्रेट कर लिया, सोसाइटी आपके साथ है, नहीं। उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुनियादों में साथ ही फिर वो हेल्प टू कनेक्ट चलना चाहिए। हेल्प टू कनेक्ट, वो पेरीबोर्डो का चौथा तीसरा, जिससे फिर कोलैबोरेशन आती, तभी आप एक बेहतर मुआशरा, बेहतर सोसाइटी बन सकते। सो चाइना की केस स्टडी बड़ी मजेदार केस स्टडी है इस लिहाज से। ठीक है जी। इंडिया की केस स्टडी देख, इंडिया की जब हम केस स्टडी देखते हैं तो इंडिया की केस स्टडी में सोशल कैपिटा एज अ वैल्यू इंग्रेडिएंट है मनमोहन की पॉलिसीज में। उसकी पॉलिसीज मेयरली इकोनॉमिक नहीं है, उसकी पॉलिसीज में सोशल कैपिटा इंजॉइंड एज अ वैल्यू, जिसकी वजह से 1990 से उसकी पॉलिसीज इंडिया के जीडीपी को कोरोना के टाइम तक आने तक 7 to 8% के साथ ग्रो करती जा रही थी इकोनॉमी। और ये इकोनॉमी नीचे इम्पैक्ट फैक्टर सोसाइटी में आता जा रहा था। सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज उनसे टोटली हट के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही थी। तो वो पे ऑफ किया कोरोना तक। समझ आ रही? क्लियर होती बात? फिर आ जाते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसे कंट्री में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आइडिया ही इफेक्टिवली एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सही है। लेकिन कुछ हिस्टोरिकली हमें ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं, मसलन 1960s का पाकिस्तान भी इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर थी।
लेकिन इसी दौर में अयूब खान के खिलाफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स हुई। सही है जी। घर जाना पड़ा, एक सोशल कैपिटा इफेक्टिवली सका तो वो अगेंस्ट हो गए। सही। फिर यही चीज दोबारा हमें नजर आती 2000s के पाकिस्तान में अंडर मुशर्रफ। मुशर्रफ ईरान हम देखने में मिलते हैं कि जनाब जो इनकम इनइक्वालिटीज हैं उसका ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हुई और उन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स ने सोसाइटी में फिर रिच पुअर डिवाइड क्रिएट। जो हमारे हमारे यहाँ तरक्की तो बहुत हुई, पर कैपिटा भी बढ़ा, एड भी आ रही थी, लेकिन लार्जली कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स और रिच पुअर डिवाइड हमारी सोसाइटी की सबसे ज्यादा वो मुशर्रफ एरा में हुई। जिन्होंने जो अमीर हुए बहुत अमीर हो गए, पैसा जिन्होंने बनाया आखिरी स्टेज में पाकिस्तान में जिन्होंने पैसा बनाया वो मुशर्रफ एरा में बना। रिच पुअर डिवाइड बढ़ती चली गई, मतलब आपकी इकोनॉमिक फैक्टर वो इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेट नहीं हो सका। और ये इतना ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट हुआ कि कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुई, लेकिन इलेक्टोरल प्रोसेस में मुशर्रफ को उन पार्टीज को लाना पड़ा जिनको वो पहले से दूर कर रहा था। तो वो प्रेशर कहां से आया? वो सोसाइटी की तरफ से आया। तो किसी भी सोसाइटी को आप क्वालिटी वो दे दो, उसकी पर कैपिटा बढ़ा दो, उसका बिजनेस बढ़ा दो, लोगों को 3 टाइम की रोटी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लेजिटिमेट रूल के रूलर भी चलते रहेंगे और लोग तरक्की कर रहे हैं। जब तक वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स इफेक्टिवली उस इकोनॉमिक पैटर्न के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं हो। ये समझ आ रही जी? अगली जो फिर ये कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको ड्रैग करने के लिए, फैलाने के लिए, फिर आपकी 2013 से 18 की जो रिजीम है 5% एवरेज जीडीपी ग्रोथ दे रही है जी आपको। आपकी तारीख में काफी अरसे बाद कंसिस्टेंसी के साथ 5% एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट, 5 सालों की एवरेज 5% बनती, बहुत ग्रोथ है। आप जैसी इकोनॉमी, जितना हुजम है आपकी इकोनॉमी का, जिसके इंपोर्ट ज्यादा, जिसकी एक्सपोर्ट्स कम, उसकी ग्रोथ 5% के साथ, तो बहुत बड़ी ग्रोथ रेट थी। लेकिन सोशल कैपिटा सारे का सारा वो एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी, वो उसका लीडर लीड कर गया, क्योंकि लीडर भी तो सोशल कैपिटा जनरेट कराता है ना, तो वो जनरेट करवा गया। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को आपकी ये जीडीपी नहीं चाहिए थी, सोसाइटी को पीस चाहिए था, सोसाइटी को इक्वालिटीज चाहिए थी। सही है? जो कि आप उन 5 सालों में नहीं दे सके, तो एक लीडर सोशल कैपिटा आपके खिलाफ जनरेट करवा के। समझ आ रही है जी? अब इस गवर्नमेंट के साथ भी यही इशू है कि ये गवर्नमेंट आई इसी प्रोटेक्स्ट में थी कि हम इक्वालिटीज लाएंगे, हम लोगों को एम्पावर करेंगे, ग्रोथ है ही पीपल सेंट्रिक, ऐसे ही। लेकिन इनकी भी अभी तक की पॉलिसीज वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो टाइम विल टेल, लेकिन इसको हमें बनाने की, बीच में लाने की जरूरत नहीं। तो सोशल कैपिटा मेयरली एक सोशल इश्यूज को देखने का, सोशल मूवमेंट्स को देखने का, मसाइल को देखने का एक फ्रेमवर्क नहीं है, या उसका सोल्यूशन निकालने के लिए आओ सब इकट्ठे हो जाएं, इसका सोल्यूशन यानी ये नहीं है। सोशल कैपिटा तो पूरी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन है। सही है जी? अगर पीपल उनकी
अब सारी क्लास खाली पे ये, और कल कल से ये सारे इसना पीछे बैठेंगे ना, ट्राई करता तू यार मेरा। चलो ठीक। सो हजूर, सिर्फ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, यानी कि आपके जो स्टैंडर्डाइज्ड फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, वही मयार हों, तो लोग क्यों मुशर्रफ के से नाराज हो गए, लोग क्यों पिछली गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े हुए? आपको साथ साथ हजूर ह्यूमन कैपिटा पे फोकस करना है। हर सोसाइटी का ह्यूमन कैपिटा डिफरेंट। आपको क्वालिटी ऑफ लेबर पे फोकस करना है। आपको वो नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज थ्रू जायरा लॉ ही देंगे आप, थ्रू लॉज वो इनकॉर्पोरेट कर, तभी सस्टेनेबल ग्रोथ है, वरना ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। तो सोशल कैपिटा तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ भी कनेक्टेड है। समझ आई जी? ये जो सारी स्कीम है, ये जो हमने डिस्कस की है, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर, ये सारी की सारी डेवलप ही 1990s में होना शुरू हुई। यानी जो स्टडी है सोशल कैपिटा एज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये 1990s में स्टडी होना, यानी जो कुछ हमने भी बातें की हैं ये सारी 1990s में स्टडी होना शुरू। अच्छा पहले ये था, अब ये है, पहले ये था, अब ये है। तो ये 1990s में डेवलप होना शुरू कि जनाब सोशल कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये 1990s में ही वर्ड सोशल कैपिटल लाइमलाइट में है, वरना बहुत पहले यूज हो चुका हुआ था, लेकिन लाइमलाइट में ये वर्ड आया ही 1990s में, सोशल कैपिटल। लो जनाब, इसका इम्पैक्ट सिर्फ फिर स्टेट्स पे नहीं हुआ कि आप सिर्फ ये कहें कि स्टेट्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज पे ही इसका इम्पैक्ट हुआ है। स्टेट्स ने इसको इनकॉर्पोरेट किया या नहीं किया, कि सिर्फ इसमें नहीं हुआ, बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर भी हुआ। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस ये ज्यादा बड़े एडवोकेट बन चुके हुए हैं दुनिया में सोशल कैपिटा एज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के। सही है जी? सोशल कैपिटा एज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएन हो गया, ब्ला 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 ब्ला। सही है? लेकिन इसमें एक इशू भी आ गया। इशू ये आ गया कि सोशल कैपिटा की इंपॉर्टेंस या इसको जेनरेट करवाने 1990 से एक यूनिवर्सल मॉडल हमें देखने को मिलना शुरू हो गया। इस तरह इन ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस ने मीनिंग एसोसिएट किए विद सर्टेन कॉन्सेप्ट्स लाइक जेंडर इक्वालिटी। मीनिंग एसोसिएट किए, वर्ड नहीं कहा, मीनिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करना, मल्टीपल अदर। ये स्पेसिफिक इन्होंने क्या कर दिया कि यूनिवर्सल वैल्यू के तौर पर इसको देखना शुरू कर इन चीजों को, कि मेयरली इकोनॉमिक ग्रोथ ने इन चीजों को भी देखना, जिससे आप इनइक्वालिटीज को एड्रेस करें। सही है जी? मुख्तलिफ और एजेंसीज, आईएलओ भी हो गई, वर्ल्ड फूड भी हो गई, ब्ला ब्ला सारी, लेकिन इन सब का प्रॉब्लम क्या बना कि इन सब ने एक यूनिवर्सल मॉडल में रहते हुए पूरे ग्लोब की नॉर्म्स, वैल्यूज और बिलीव्स पर काम करना शुरू कर दिया।
सही है जी, ये बात समझ आती है। इसमें तो कोई कि भाई एक सेट पैटर्न बना लिया, सब उसी को फॉलो कर, इसी से ग्रोथ हो जाए, और उसमें सोशल कैपिटा को इनकॉर्पोरेट किए रखा। तो जनाब फिर इसकी जो आपको एग्जांपल्स हैं वो ज्यादा क्यों नहीं मिलती सक्सेस। जेंडर गैप 2005 में जब पहली दफा रिपोर्ट छपी तब भी 33-34% थी, आज भी 31-32%। तो कितना का आपने कम कर लिया 15 सालों। बल्कि 2005 में कहा जाता था कि 100 साल लगेंगे जेंडर गैप को खत्म करने। 2020 की रिपोर्ट कहती है नहीं, 200 साल लगे। तो आपने क्या काम किया। इशू कहाँ आया। इशू आया ये कि इस चीज को भी जहन में रखने की जरूरत है कि जनाब सोशल कैपिटा कल्चरल सेटिंग्स में ऑपरेट करता है। हर मुआशरे का सोशल कैपिटा डिफर करता है। सही। आप एक यूनिवर्सल सोल्यूशन, अब ये यूनिवर्सल सोल्यूशन भी तो अपने अंदर एक सोशल कैपिटल है ना। एक स्टेट यहाँ, एक स्टेट यहाँ, एक स्टेट यहाँ, एक स्टेट यहाँ, एक स्टेट, इन सब ने मिल के बोर्डो के प्रिंसिपल पर इन सबको मिलवा दो। ये पीछे ये लो, दुनिया की तमाम स्टेट्स ने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ यार ये तो वाकई एक इशू है। तो ये आइडियल एप्लीकेशन बोर्डो के प्रिंसिपल पर हो गई, पॉजिटिव रिलेशन बन गया सबका कि हाँ यार ये मसला है, इसको एड्रेस करना है। वैल्यू ऐड हो गई। लेट्स से वुमेन को ही ले लो, तो जनाब वुमेन का रोल एंड स्टेटस हमने बढ़ाना है, उसके लिए मीनिंगफुल रोल प्ले करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके फोरम से आप तमाम स्टेट्स को कनेक्ट करना शुरू हो गए, कोलैबोरेशंस बनानी शुरू हो गई। तो आप बोडो मॉडल के तहत ये सारा काम किया आपने कि आपने दुनिया में जो अच्छी अच्छी वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया, एक यूनिवर्सल मॉडल बना के। तो ये भी तो अपने जात में एक सोशल कैपिटल डेवलप हुआ। लेकिन जब आप इसकी एक्सरसाइज करने गए तो कितनी के एग्जाम जो है वो सक्सेस मिली। सोशल कैपिटल कल्चरल सेटिंग्स में ऑपरेट होता है, स्टेट टू स्टेट, नेशन टू नेशन, ग्रुप ऑफ पीपल टू ग्रुप ऑफ पीपल, ये वेरी करता है। सो एक मुल्क के अंदर भी आप एक ब्रांड का सोशल कैपिटल नहीं डेवलप करवा सकते कि लोगों की थॉट और उनकी कनेक्टेडनेस एक हो जाए। डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स होते हैं, वो रिटेलिएट करते हैं। तो इस अमर को सामने रखना है। फिर ये जो बात करते हैं कि जनाब किसी भी कल्चर में एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क एंड कंजम्पशन डिफरेंट होता है। एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन नॉट इन सेंस ऑफ फूड, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी। सही है। कंजम्पशन ऑफ टाइम भी, वो वेरी करता है। सही है जी। तो आप वो एक होलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में पूरे ग्लोब में एक वैल्यू को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, वो वेरी करेगी। फिर चलो लोगों की तरफ से ना रिएक्शन आए कोई, भाई बात ये है कि एबिलिटी टू क्रिएट एंड मैनेज, ये भी सोसाइटी टू सोसाइटी, ग्रुप टू ग्रुप वेरी कर, एक नहीं बना सकते। अगर आप एक करने जाएंगे तो कुछ उससे ज्यादा बेनिफिट ले रहे होंगे और कुछ कम। तो इनइक्वालिटी तो फिर अपनी जगह पे आ गई। फिर उसके बाद ability of social networks,
ये भी स्टेट टू स्टेट, ग्रुप टू ग्रुप वेरी करती है। एबिलिटी ऑफ सोशल नेटवर्क्स ये वेरी करती है। सो किसी भी यूनिवर्सल मॉडल में एक सिंगल वैल्यू, एक सिंगल नॉर्म, एक सिंगल बिलीफ का पूरी दुनिया में राइज हो जाना ये भी पॉसिबल नहीं। अब इनके तनाजुर में अगर हमें कोई पाकिस्तान से रिलेटेड इवन करंट अफेयर में टॉपिक आ रहा है या ऐसे में आ रहा है, तो उसके अगर हम सॉल्यूशंस में आ रहे हैं तो हम उस सॉल्यूशंस में फिर क्या करेंगे कि एक तो सॉल्यूशन आपका कि आप किसी भी ग्लोबल पैटर्न को फॉलो करके सॉल्यूशन लिख रहे हैं। जनाब फलाने ने ये कहा तो जनाब फलानी रिपोर्ट में ये है, फलाना मॉडल ये है, उसको अप्लाई किया जाए। लेकिन साइमल्टेनियसली साथ फिर आपको लोकलाइजेशन लोकलाइजेशन जो इनका अगला बड़ा पॉइंट है कि भाई लोकलाइजेशन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। सही है। किसी भी ग्रुप के एक लोकल सेटिंग में उसके रिसोर्सेज, उसकी स्ट्रेंथ, उसके लिहाज से मसला हल होगा, उसके लिहाज से ही वैल्यू जो आप मिसिंग है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते। अगर आप किसी यूनिवर्सल मॉडल को अप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट एक्यूरेट फॉलो नहीं होगा। गानी समझ आइए जी। और आखिरी बात इसी में फिर वो है जनाब इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है ना। जब आपको यूनिवर्सल मॉडल अप्लाई करने जाएंगे और स्टेट भी फिर उसकी इंसेशबल डिजायर होगी कि मैं उसी के मुताबिक मसला हल करूं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की बेस या उसकी अपनी लेजिटिमेसी जो है या उसकी गवर्नमेंट, उसको भी फिर काउंटर सोशल कैपिटा को ना कोई उसके खिलाफ जनरेट हो सकता। सो जनाब ये जरूरी है इस चीज को समझना कि किसी भी तरह का इकोनॉमिक मॉडल यूनिवर्सल नहीं और किसी भी तरह का सोशल कैपिटा भी यूनिवर्सल नहीं इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि अल्टीमेटली आप वुमन को एम्पावर करेंगे तो उससे इकोनॉमी बेहतर होगी, वुमन को एजुकेट करेंगे उससे इकोनॉमी बेहतर होगी, आप क्लाइमेट को एड्रेस करेंगे इकोनॉमी बेहतर होगी। तो सारी चीजें जुड़ तो फिर इकोनॉमी के साथ, तो उसमें भी फिर यूनिवर्सल सोल्यूशन वो एप्लीकेबल नहीं है। नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट के लोग कहेंगे ये बोरोड आइडिया है, ये जनाब दूसरों की हमारे पे छाप लगाई जा रही है, ये तो यहूदियों का आइडिया है, ये तो ईसाइयों का आइडिया, हम उसकी बात नहीं कर रहे। लोगों की कैपेसिटी तो चेक करो पहले कि क्या वो उसको फॉलो कर भी सकते हैं। समझ आ रही है जी? अगर इफ यूनिवर्सल मॉडल ही होता तो लेट अस अज्यूम कि यूनाइटेड स्टेट्स या यूके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नंबर 1 पे है। सपोज यहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोज कि अगर हम इनको पहले नंबर पे रख, तो बाकी सारे फिर इन्हीं को फॉलो करते ना, जापान वाले भी, जर्मनी वाले भी, इटली वाले भी, कनाडा वाले भी। जबकि हम ऊपर बात कर चुके हैं कि किसी ने भी इनको फॉलो नहीं किया, हर एक ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ में रहते हुए अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। सो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का ये बहुत बड़ा इशू कि ये अपने सोशल कैपिटा की इंपॉर्टेंस को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ये अपने सोशल कैपिटा की इंपॉर्टेंस को रियलाइज नहीं कर रहे। अब इनमें एक एग्जांपल है इंडिया, लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम इंडिया मॉडल को फॉलो करके अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर लें और हमारा सोशल कैपिटा भी इसके साथ कनेक्टेड इनकॉर्पोरेटेड रहे। ऐसा पॉसिबल नहीं। हर एक को अपना यूनिक सोल्यूशन और यूनिक आइडिया लेके सामने आना है। सोशल कैपिटा एज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल कैपिटा एज ए सोशल कॉन्सेप्ट इज relatively easy
सोसाइटी की बात है, तो ज्यादा बड़ी बातें नहीं, दोनों ने जो बातें की, पट्टनम ने भी और पैरी बर्डो ने भी, वो इजी कॉन्सेप्ट है अगर उसको सिर्फ सोसाइटल लेवल पर रखें। लेकिन सोशल कैपिटा एज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ये डिफिकल्ट है। इसको इनिशियल स्टेज पर पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल्स को रिजेक्ट करना है, सही है जी। फिर डेवलप्ड कंट्रीज के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना है, ऐसा ही। फिर थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी एग्जांपल्स को देखना है। फिर निगेट करना है यूनिवर्सल सॉल्यूशंस को, सही। और फिर आपको यूनिक होना पड़ेगा अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में विद रिस्पेक्ट टू योर कल्चर, विद रिस्पेक्ट टू योर वैल्यूज, तो विच इज लार्जली टफ। तो अगर कोई कर भी रहा है तो उसको फिर वेस्ट कहता है ना, ये चाइना में ये मसले, इंडिया में ये मसले, फलानी जगह ये मसले, सही है। सो सफेयर, ठीक है जी। हमें कोई भी टॉपिक इकोनॉमी रिलेटेड, इवन सोसाइटी रिलेटेड, सोशल इशू भी कोई आ सकता है, इकोनॉमी रिलेटेड हमें कोई भी टॉपिक आ जाए या कोई भी इशू, तो उसमें हम फिर इन दो को, यानी पटनम क्या कहता है, पैरी बोर्डो क्या कहता है, बाकी चीजों को हम ना जिक्र करें, ठीक है, टाइप्स और ये वो कर लें तो अच्छी बात है कि एक इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल सोशल कैपिटल डेवलप होना चाहिए। अब वो इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल बोरोड आइडिया पे नहीं होगा, आपको अपना यूनिक आइडिया डेवलप करना है, हर सोसाइटी अपना आइडिया डेवलप करना, समझ आ रही है। ला सकते हैं आप, लेकिन लार्जली जो चीजें लानी है उसमें सोशल कैपिटल, पटनम और पैरीबोर्डो क्या बात करते हैं, ज्यादा पैरीबोर्डो, और वो कैसे जो है वो हम अपने इशू को एड्रेस कर सकते। ये तो किसी भी फ्रेमवर्क में इसको इनकॉर्पोरेट, कोई भी टॉपिक हो, मतलब कि जो हमारे पास माइंड में बेसिक टॉपिक्स जो है वो अ, इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। हम अपने टैक्स सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अगर हमने प्राइवेटाइजेशन करनी भी है तो हमें फिर वैल्यूज, नॉर्म्स और बिलीव्स को सामने रखते हुए प्राइवेटाइजेशन कर, सही। हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करनी है, हम अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, हम अपनी पॉवर्टी को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, हम अपनी पॉपुलेशन को, ये पॉवर्टी और पॉपुलेशन तो इस दफा मैं ये दो पूरे डिटेल में ऐसे करवाऊंगा, तो हम अपनी पॉवर्टी और पॉपुलेशन को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, समझ आ रही है। हम अपने वुमेन के राइट्स को कैसे इंश्योर कर सकते, ह्यूमन राइट्स को कैसे इंश्योर कर सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच सोशल कैपिटा की सेटिंग में ही डेवलप होंगी। सो नेम इट, हम मुख्तलिफ टॉपिक, एक हेडर भी चल गया हमारा, यानी ये पूरा टॉपिक तो चलना कोई, ये तो मैंने शुरू भी जब करवाया था ये टॉपिक, आपको बताया था कि पूरा टॉपिक तो, इतनी तो उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को नहीं कि वो आपसे पूछ ले कि जनाब इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट सोशल कैपिटल, ठीक, इज नॉट सस्टेनेबल, तो इतना इतना बड़ा भारी ऐसे वो वहां पे दे दे, तो इतनी तो उसकी कैपेसिटी को कि वो उसको चेक भी कर सके। तो ये आए, ये आना एज अ कॉन्सेप्ट, तो आप रेमेडीज का एक हेडर बना के कर दें, कॉजेज का एक हेडर बना के कर दें, आराम से इसका की एप्लीकेशन हो जानी, और एक दो फिलोसफर का जिक्र आ जाएगा, उसको एक बेहतर चीज पढ़ने को जो है वो मिल जाएगी। इवन टेररिज्म, हाउ टू एड्रेस, आप एक यूनिवर्सल मॉडल में गए, वो कामयाब नहीं हुआ। कौन सी स्टेट्स कामयाब हुई, जिन्होंने अपने इंडिजिनस मॉडल बनाए, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, टर्की, इनके इंडिजिनस मॉडल्स काउंटर टेररिज्म के, वो ज्यादा, वो बेहतर है, ज्यादा बेहतर परफॉर्म, समझ आ रही। सो ये एक लिहाज से बड़ा ओपन एंड जो है वो टॉपिक है, और इसमें फिर एक हेडर रह गया। हाँ, ठीक है।
फ्यूचर ऑफ सोशल कैपिटल। फ्यूचर ऑफ सोशल कैपिटल। पहला बड़ा जी, दैट इज इफेक्ट्स ऑन डेमोक्रेसी। दो ही बड़े हेडर हैं इसमें। भाई बात यह है कि सोशल कैपिटल लार्जली अगर एंगेज होता है, engages at micro level, लार्जली सोशल कैपिटल अगर डेवलप होता है, एंगेज होता है, तो वो माइक्रो लेवल पे होता है, लोगों के दरमियान। शुरू में आपको बताया था ना पिछले टाइप्स में, जब कि बड़ी कम टेंडेंसी है कि कोई लीडर इंडिविजुअल लेवल से सोशल कैपिटल उठा के पूरी सोसाइटी पर उसको अप्लाई करा दे, बड़े कुछ जीनियस लीडर हुए कल। लेकिन लार्जली तो ये ग्रास रूट लेवल से लोगों की कनेक्टिविटी बन के ऊपर बात चल रही होती है, अगर वो वैल्यू बेस्ड है। अगर नहीं है तो वो तो सोशल कैपिटल निकल आएगा। तो खास तौर पर जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें सोशल कैपिटल के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है, क्योंकि जब पीपल कनेक्ट हो रहे हैं तो पीपल किसी भी थॉट के प्रोसेस में कनेक्ट हो सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉपुलिज्म है। लोगों में एक थॉट प्रोसेस एंगेज हुआ, उसको एक लीडर ने आके हाईजैक कर लिया, उस लीडर ने इलेक्शन के जरिए या वो अमेरिका का सदर बन गया या उसने ब्रेग्जिट करवा दी, और बाद में लोग उससे इन डिसीजन से इफेक्ट हुए। तो ये फिर बड़ा केयरफुली इसको देखना पड़ेगा कि जो माइक्रो लेवल पर सोशल कैपिटल इंगेज हो रहा है वो आपकी डेमोक्रेसी पर कोई उसके सीरियस इफेक्ट तो नहीं आ रहे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सोशल कैपिटल जब प्रोड्यूस हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक, ओ यार जो है ना वो जी ओ हो फलाना तो बहुत बड़ा चोर है, डेवलप हो गया सोशल कैपिटल। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ये है जी, लोग उस तरह मूव कर गए, डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क। समझ आती? ब्रेग्जिट हमने नहीं, आप अपने मुल्क में जो है वो रोमानियों को आने देना, बल्गारिया, ये जुबान ही नहीं सही बोलते, गंदे लोग हैं। आहिस्ता 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 सोशल कैपिटल वैल्यू पे जनरेट हुआ। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ कि हमने प्रिजर्वेशन करनी अपनी लैंग्वेज की, अपने कल्चर की। वो होते होते ऐसी स्टेज पे गया, ब्रेग्जिट हो गया। पहले 2 सालों में जो है वो 1.5 to 2% इकोनॉमिक सेटबैक लगा जीडीपी ग्रोथ को, कम होगी ग्रोथ यूके की। तो ये फिर देखना जरूरी है कि सोशल कैपिटल कहीं आपकी डेमोक्रेसी के पिलर्स को ही ना हिला देना। सही, कोई भी इनकलाब, रेवोल्यूशन, वो सोशल कैपिटल से जनरेट हो रहा होता, उसके बगैर तो नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर वो रेवोल्यूशन अगर मेयरली पावर सीख करने के लिए, तो उससे लोगों को तो फायदा को नहीं होना। तो इसको फिर बड़ा केयरफुली देखना है कि माइक्रो लेवल पर होने वाली जो चेंजेस हैं उनको ऑब्जर्व करके रखना जरूरी है। समझ आती है? तो ये एक इवल फोर्स के तौर पे भी चल सकता है, इसको टेम करके रखना भी जरूरी है। यानी हमें कोई ऐसा सवाल आ जाए कि जहां पर, जिसमें हमें पूछना चाहिए, जैसे पॉपुलिज्म पे, जैसे करंट अफेयर के पेपर में आ गया था, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में राइज हो रहा है जी पॉपुलिज्म के सर्च का, तो क्या इशू? क्योंकि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप माइक्रो लेवल पर जो है वो चीजों को बेहतर तौर पर नहीं देख सकती। तो इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी आपकी फिर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है वो जरूरी नहीं है, जरूरी है आपकी ग्रास रूट पॉलिटिक्स। ये ग्रास रूट पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस वाइब्रेंट हो, यही सोल्यूशन पॉपुलिज्म के 36,000 आर्टिकल्स पढ़ लो कि जनाब पॉपुलिज्म को रोकना कैसे है,
तो यही कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस ग्रास रूट लेवल पर लोगों से इंटरेक्ट करें, पॉलिटिकल पार्टीज ग्रास रूट लेवल तक लोगों की बात सुने, लोग जो है वो किसी फिर इमोशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने, यानी कि लोगों की वैल्यूज जो हैं वो चेक में रहें और उन लोगों को उससे कुछ ऐसी वैल्यूज डेवलप ना हो जाए कि जो जमहूरियत के लिए खतरनाक हो। सही है जी। और दूसरा, दी साइबर कनेक्शंस, ब्लेसिंग और बेन। पता लगे अगले ऐसे में सवाल ही ये स्टेटमेंट ये पूछ ले, साइबर कनेक्शन ब्लेसिंग और बेन, तो आप समझे जनाब सोशल मीडिया ब्लेसिंग और बेन। वैसे तो इतनी औकात भी नहीं है कि वो इतना इस तरह का स्टेटमेंट दे दें। अब नो डाउट साइबर कनेक्शन सोशल नेटवर्किंग के कनेक्शन है ना, ऐसे ही हैं तो सोशल नेटवर्किंग के कनेक्शन, क्यों जी, लोग कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन पटनम क्या कहता है कि ऐसे कनेक्शन से लोग क्या होते जा रहे हैं, इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं। ठीक है जी, सॉलिडारिटी फैक्टर से दूर होते जा रहे हैं। सो नो डाउट इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और आप कहते हैं जनाब के क्रॉस ट्रांसनेशनल कनेक्शन डेवलप हो रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन ये लोगों में फिर वो सॉलिडारिटी जो फैक्टर है उसकी हमें फिर कमी नजर आनी शुरू हो जाती। लोग जितने ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होते जाएंगे तो उतने ज्यादा डिवाइडिंग लाइन क्रिएट होती जाएगी। तो ये साइबर कनेक्शंस वैल्यूज को कैसे एड्रेस करेंगे, इट्स अ बिग क्वेश्चन। हम एक टॉपिक करेंगे सोशल मीडिया का भी, सोशल वार्मिंग के नाम से ना सोशल मीडिया से, तो उसमें फर्दर ये डिटेल्स इसकी भी वहां पे भी फिट इन हो सकती है कि हम तो बस ठीक है कोई इशू होता है तो उसके ऊपर कोई स्टेटस लगा के और अपना फर्ज समझ के खत्म कर लेते हैं, लेकिन ये तो हम इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं। तो ये फ्यूचर में ये दो बड़े इश्यूज कि लोगों की इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी को रोकना भी है, वरना किस काम का सोशल कैपिटल। वैल्यू मेरी इंडिपेंडेंट की वैल्यू नहीं हो सकती, वो इन रिस्पॉन्स विद यू पीपल वैल्यू जनरेट होनी या डेवलप होनी, या मैंने एक्सरसाइज कर जानी है या आपने एक्सरसाइज मेरे पे कर जानी। तो मैं जंगल में रह रहा हूँ या अकेले कमरे में बंद हूँ और मैं कहूँ जी मेरी बड़ी वैल्यू है, वो ऐसी डेवलप हो ही नहीं सकती। सो वो तो फिर मसाइल के हल के लिए आपको आइडेंटिटी से सॉलिडारिटी की तरफ आना ही आना है। ठीक। और जमहूरियत का ये दो बड़े के जो सोशल कैपिटा का फ्यूचर है वो बेसिकली उसकी उसका इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी और उसका इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाला। जितनी ज्यादा सोसाइटी इंडिविजुअलिस्टिक होती जाएंगी, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पर डिबेट नहीं करेंगी या अपनी बात करके साइड पे हो जाएंगी, तो खास लॉबीज जो हैं वही डोमिनेट करती जाएंगी। क्लियर है। सो इसके फिर जो इसका फ्यूचर जो है वो कोई ब्राइट या डार्क नहीं है, इसका फ्यूचर सब्जेक्ट टू उन रिस्ट्रेंट्स के है कि जो इस जो रिस्ट्रेंट्स में रहते हुए सोशल कैपिटा को डेवलप किया जाए। बेलगाम घोड़े की तरह सोशल कैपिटा को छोड़ देंगे तो वो भी कोई इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं बना पाए। अब ये रिस्ट्रेंट करना किसने, जाहिर है सीधी सी बात है हुकूमतों ने करना, और किसने, या ग्लोब के बड़ों ने करना है, बड़ी इंस्टीट्यूशन ने करना है, ऑर्गेनाइजेशन ने करना है। वो कोई इतनी बड़ी रेलिवेंट बात नहीं। एक तो जनाब ये कहानी थी, और इसके बाद जनाब दूसरी कहानी अगर आपको याद हो कि क्लाइमेट वाले टॉपिक में ना वो दो तीन छोटे छोटे हेडर रह गए, इंडिविजुअल का क्या रोल हो, कंज्यूमर का क्या रोल हो। वो हमने सारा रोल तो सिर्फ डिस्कस किया था गवर्नमेंट का, अगर याद हो तो ये पता नहीं क्यों वो हेडर रह गए उस वक्त, जेन में नहीं रहे। बार बार क्लास में भी बात हो रही थी, मैं कहा हम आखिर में बात करेंगे इंडिविजुअल्स की। तो ये वाला जहाँ पे वो खत्म किया ना हमने, वो गवर्नमेंट का तो हमने बड़ी डिटेल में देखा ना, और क्या कहते हैं इनोवेशन लेवल पे सप्लाई भी, डिमांड सप्लाई लेवल भी, डिमांड लेवल भी, और फिर सारी। तो उसी के बाद फिर अगला जो हेडर आएगा वो क्लाइमेट वाले टॉपिक का ही।
वो फिर आ जाएगा कि जनाब इंडिविजुअल लेवल। आसान है, छोटी छोटी बातें, कोई इतनी बड़ी बातें नहीं, तो इसलिए स्किप हो गए। इंडिविजुअल लेवल, तो एज अ सिटीजन, तो एज अ सिटीजन हम एक गुड थिंकिंग तो प्रिवेल करवा सकते हैं। गुड थिंकिंग, हम मीट कम कर दें खाना, हम इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी का इस्तेमाल शुरू कर दें, एक्सेट्रा। हम इंडिविजुअल लेवल पर ये एफर्ट्स तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी इन एफर्ट से क्लाइमेट कंट्रोल या कार्बन जीरो को नहीं होना। जिस तरह कि वो अपनी किताब में कहता है कि जनाब आधी दुनिया में दरख्त लगा दो तो उससे भी सिर्फ अमेरिकन की कार्बन कंट्रोल होनी है, बाकी ग्लोब की नहीं होनी। तो इंडिविजुअल्स का ये काम नहीं है कि वो कोई अपनी ही मूवमेंट शुरू कर लें कि मैं तो इंडिपेंडेंट तौर पर कितना। ये इस तरह ही है जिस तरह कोई केमिस्ट हो और वो कहे मैं मल्टीनेशनल कंपनीज की चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, तो जनाब मैं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया मेरा ग्लोबल कैपिटलिज्म के खिलाफ। इससे कुछ नहीं होना। वो कहता होना क्या है, होना ये है कि ऐसी गुड थिंकिंग रखने वाले सिटीजन्स पब्लिक अवेयरनेस के कामों में शामिल हों। ये खुद तो अवेयर हैं ही हैं, पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करें। किस चीज की पब्लिक अवेयरनेस? कंफ्यूज, वो गलत नहीं करना टॉपिक। वो जो हमने 19 टेक्नोलॉजीज बनाई हुई हैं उनके इस्तेमाल की, याद है? कार्बन जीरो करना हमने, टॉपिक हमारा स्पेसिफिक। क्लाइमेट को कंट्रोल कैसे करना है ना जी, मैनेज कैसे, उस पे है टॉपिक। इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट पे वो नहीं है, हाँ कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज पे या उसको हाउ टू कंट्रोल पे। सो पब्लिक अवेयरनेस बनाई। और वो कहता है जी सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है इंडिविजुअल लेवल पर जो आप कर सकते हैं, इनकरेजिंग पॉलिटिशियंस। क्योंकि नौकरियां, हेल्थ, फॉरेन पॉलिसी, कोविड में क्या करना है, व्हाट्सएवर, सारी पॉलिसियां बनानी तो सियासतदानों ने। सही है जी। तो जनाब वो कहता है कि डेवलप वर्ल्ड में तो ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा है कि कम्युनिटी हॉल्स में आप अपने जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के या सेनेट के उम्मीदवार होते हैं उनसे लोग सवाल जवाब करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनमें क्या करें? वो कहते हैं इनमें लोगों की सोच क्या है? इनमें लोगों की सोच ये है कि हमारी रोड्स इस बंदे ने बनवाई कि नहीं बनवाई, ठीक। हमारे इलाके में जो है वो तरक्याती काम, डेवलपमेंट वर्क्स कितने करवाए, ऐसे ही। वो कहता है इन सारे कामों में सीमेंट नहीं लगता। समझ आ रही? सो वो इंस्टेड ऑफ दिस के थर्ड वर्ल्ड के जो माइंडसेट है लोगों का कि वो सीमेंट रिलेटेड और ब्रिक्स रिलेटेड, और वो ब्रिक्स भी तो फिर आग में जो हो रही होती, तो उसके बजाय वो कहता है यहाँ पर भी इन लोगों में ये माइंडसेट आना चाहिए कि जनाब आप कंट्रोल, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड डेवलप हो। लेकिन कहता है अनफॉर्चुनेटली थर्ड वर्ल्ड में तो ये चीज ही कोई नहीं है। कम डेमोक्रेसीज हैं, और जहां डेमोक्रेसीज हैं भी वहां आइडिया ऑफ डेवलपमेंट उन्हीं चीजों के साथ जुड़ा हुआ है जो मैं कहता हूँ कंट्रीब्यूटर है, स्टील, सीमेंट, कंक्रीट। और जी पुल बना दिए और जी सड़कें बनाती हैं, ठीक। लगता है खान साहब ने ना उस किताब लिखने से पहले बिल गेट से मुलाकात कर ली हो। उन्होंने कहा मैं अपनी किताब में ये बातें लिख रहा हूँ, तो खान साहब ने कहा मुमानियत है मेरे दौरे हुकूमत में नई सड़कों का बनना, नए पुलों का बनना, सीमेंट का और कंक्रीट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं। आसान है डर, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस को नहीं। फिर कंज्यूमर लेवल पर आप क्या कर सकते हैं एज अ कंज्यूमर? एज अ कंज्यूमर वो कहता है कि मार्केट, इसका जनरल असूल क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ प्रॉपर मार्केट की बात हो रही है।
अब यहाँ उसकी टेक्नोलॉजी की मार्केट एंड सप्लाई की बात नहीं हो रही। टेक्नोलॉजी की मार्केट एंड जो डिमांड एंड सप्लाई है उसका तो वो पहले बता चुका है कि वो एक डिफरेंट ऑपरेटर्स है। लेकिन नॉर्मल जो आपकी मार्केट है वो तो चलती है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो एज अ कंज्यूमर आस्क फॉर कार्बन जीरो कार्बन प्रोडक्ट्स। एज अ कंज्यूमर आस्क फॉर जीरो कार्बन प्रोडक्ट। और अगर जीरो कार्बन प्रोडक्ट्स अभी एक्सपेंसिव हैं तो आप फिर इन्वर्टर बेस टेक्नोलॉजी, यानी जो कम एनर्जी खाती है ना जी, इन्वर्टर बेस साढ़े नहीं है जो हमें देख रहे हो, चेक कर रहे हो। हम गरीब आदमी हैं, जो हमारी एकेडमी जब खत्म हुई उसमें से जो एसी काम वाले थे वो हमने 2 यहाँ लगा लिए बस। और क्या करते हैं, नए कहाँ से लाते हैं भाई। फिर वो कहता है जनाब यूनाइटेड स्टेट्स की 13 स्टेट्स में, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में 13 स्टेट्स में एक पॉलिसी चल रही है, एक प्रोग्राम चल रहा है जिसको कहते हैं ग्रीन प्राइसिंग प्रोग्राम। ग्रीन प्राइसिंग प्रोग्राम 13 स्टेट्स में अभी कम लेवल कि अगर आप वो ग्रीन प्रोडक्ट्स लो कार्बन एमिशन के या जीरो कार्बन के वो आप वो लेते हैं, क्या कहते हैं, चीजें लेते हैं, तो उसमें आपको इंसेंटिवाइज किया जाता है एज अ कंज्यूमर। लेकिन कहता है एक्सपेंसिव है। एज अ कंज्यूमर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी होम जो कार्बन एमिशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। इन्हीं टेक्नोलॉजीज में से ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आप घर अपने होम के लेवल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों वाली बातें, वो कहता है जी एलईडी लगा लो, ठीक है जी, स्मार्ट थर्मोस्टेट लगवा लो, ठीक है जी, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस लगवा लो, सही है जी, हीट पंप लगवा लो, या एयर के जरिए को पानी को गर्म करने का तरीका है हीट पंप, वो लगवा लो, ठीक है जी। उसके बाद कहता है जनाब स्ट्रक्चरल इंसुलेटेड पैनल्स। हमने एक घर बनवा रहे हैं तो इंसुलेटेड वायरिंग जो हो वो करवा लो। फिर उसके बाद जनाब वो कहता है आपको कि रूफ रेडिएंट बैरियर्स लगवा लो। छतों पर कोई इस तरह की कोई कहानी होगी ये कि जनाब हीट कम पड़ी, ठीक। उसके बाद अगली चीज, इसका मुझे को नहीं पता अगली 2 का, लेकिन लिख देते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन, पता नहीं क्या होती है, क्या होती है, अच्छा, रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन लगवा लो। और फिर अगली कौन सी है, फाउंडेशन इंसुलेशन, ये कौन सी होती है, सिविल इंजीनियरिंग का। अब ये कुछ है जिससे है, सिविल वाले बैठा है, हाँ भाई ये क्या होता है भाई, अच्छा चलो, बहरहाल वो आखिर में फिर जनाब आगे वो कह देता है जनाब प्लांट बेस्ड बर्गर खा लो। आसान बातें हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर वो कहता है जनाब नेट मीटरिंग करवा लो। तो ये काम आप कंज्यूमर लेवल पर कर सकते हैं कि जिनसे आप लो कार्बन की तरफ मूव, सॉरी ये जीरो कार्बन की तरफ मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है, फिर उसके बाद कहता है जनाब कंपनी लेवल पर, बोतल गई, बच गई बोतल। फिर कहता है जी एज अ कंपनी, तो एज अ कंपनी तो वो पहले भी कह चुका ना जनाब कि हम बड़े कैनवस पर अपना रोल नहीं प्ले कर सकते, लोग ही स्केप्टिक होते हैं, तो गवर्नमेंट्स ने करना है। लेकिन विद इन द कंपनी तो हम कर सकते हैं कि कंपनीज विद इन द कंपनी जो है वो कर।
वो कहता है जी बैंक्स जो हैं वो सोलर पे शिफ्ट हो जाए। सही है जी। फिर कार्बन टैक्स, कंपनीज इसको रेजिस्ट ना करें, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर अगर कंपनीज कार्बन टैक्स को रेजिस्ट कर देंगी तो गवर्नमेंट नहीं लगा सकेगी ना जी। तो कार्बन टैक्स को कंपनीज जो है वो फैसिलिटेट करें। फिर उसके बाद वो कहता है जनाब ये सोलर पैनल भी हो गया, कार्बन भी हो गया, प्रायोरिटाइज करें, प्रायोरिटाइज इनोवेशन इन लो कार्बन टेक्नोलॉजी विद द असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स की असिस्टेंस से लो कार्बन जो सॉल्यूशंस हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उनको इस्तेमाल करें कंपनीज। और वो कहता है जनाब कि ये काम हो रहा है। वो कहता है, आखिर में जो बात करता है, जो मैंने बार बार भी एग्जांपल दी थी, कि ये एक शिपिंग कॉर्पोरेशन है, मेर्क्स शिपिंग कंपनी है, MERS के। तो मेर्क्स ने ऐलान किया हुआ कि जनाब ये जीरो एमिशन पे चले जाएंगे बाय 2050। ठीक है। और वो फिर कुछ 7-8 कंपनीज का जिक्र करता है, जिनमें से हम 3-4 लिख देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon एक्सेट्रा। ये वो काफी ज्यादा कंपनीज का जिक्र करता है, जो सीधी सीधी जो कंपनीज याद हो जाती है। ठीक है कि जनाब ये वो कंपनीज हैं कि ये पूरी की पूरी के कंपनीज ये रिन्यूएबल सोर्सेज पर मूव हो चुकी हुई हैं, अपने दफ्तर चलाने में, अपनी बिल्डिंग्स चलाने में। ठीक है जी। अपने एसेट्स में। तो ये पूरे के पूरे ये जीरो कार्बन की तरफ आ चुकी हुई। टेस्ला भी ले आओ भी। ठीक है। सो कंपनीज अपना रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन वो बड़ी मजेदार आखिर में बात करता है कि ये वो कंपनीज हैं कि जो 10 to 15 मिलियन डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स, इससे ज्यादा के खर्चे नहीं है ना बिल्डिंग को चलाने के इनके। ठीक। कि ये ऐसे फॉर द टाइम बीइंग ऐसे लॉस बेयर कर सकती हैं। तो ये गवर्नमेंट्स का काम है कि वो आगे जितनी तेजी के साथ बाकी कंपनीज को कार्बन टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आए। तो वो भी गवर्नमेंट्स का काम है। कंपनीज खुद अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में कर सकती, और वो भी बड़ी कंपनीज हैं। वो कहता है जनाब 67 कंपनीज हैं दुनिया में जो कि $1 बिलियन को टच करती हैं। 67 कंपनीज हैं दुनिया में जो कि $1 बिलियन के मार्क को टच करती हैं, यानी $1 बिलियन से बड़ी कंपनी 67। और ये जो ये सारी वो कि जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, यानी जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो ये 67 कंपनी जो $1 बिलियन मार्क को टच करती हैं अपने एसेट्स में और अपनी बिल्डिंग्स में, इनमें मिला के। यानी जो उनका सरमाया है या बाकी चीजें वो तो बहुत ज्यादा होंगी ना, यानी अपने एसेट्स के लिहाज से ये 67 कंपनी जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी या मुख्तलिफ चीजें टेक्नोलॉजी बेस्ड, ये 67 में से कुछ 8-10 का जिक्र वो करता है कि जो मूव की हैं टुवर्ड्स मुकम्मल रिन्यूएबल जीरो कार्बन की तरफ अपने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर। वो सोलर पे कर दिए या वो हीट पंपिंग कर दी, ब्ला ब्ला। तो बाकी तो फिर भी इस तरफ नहीं आ रहे। हालांकि लॉस तो सिर्फ 10 से 15 मिलियन डॉलर का इनिशियली। जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये रेट भी कम होता जाए। ये हेडर है उसके, जो इंडिविजुअल लेवल पर वो हेडर दे रहा होता। ये पहले रह गए थे, बच्चों वाली चीज थी, लेकिन रह गई थी। लो जी, 1 मिनट जी, हमने नो सी इंच कर लिए। सेव तो ऑटोमेटिकली हो जाता है जब क्लास बंद होनी को भावे ना हो, कर ही लेते हैं। हाँ, नया स्यापा पड़ जाए, लगे हो ही ना। लो जनाब, कल फिर आपसे मिलते हैं।
और ये जनाब एहतियात करनी है कि कोई ससुरा किसी सुसरी को मैसेज ना करे और कोई सुसरी किसी सुसरे को मैसेज ना करे, और अगर करे तो जनाब ब्लॉक कर दो या कर लो बात। ठीक है, किसी ने खा थोड़ी जाना है। बस मेरे तक शिकायत ना आए, जिसकी शिकायत मेरे तक आ गई विद प्रूफ, मैं चलती क्लास में उसकी अमीबाजी एक करता हूँ नाम लेके। ठीक है अली शहीन, अली शहीन है क्लास में, होएगा, मुफ्तबरा आदमी है। हाँ बैठा है मुफ्तबरा। ये इंतहाई घटिया आदमी है अली शहीन, इससे बच के रहिएगा जी। इसे अगर कोई भी इसके ग्रुप में है और कोई से ये कोई वादा न्यादा किसी के साथ इसने किया है, मैं यूं कर दूंगा मैं मुंह कर दूंगा, ये इंतहाई घटिया आदमी। ये आपको रिश्तेदार बना के, बहन भाई दोस्त बना के आपको दीवार के उस कॉर्नर में लगा के मारता है कि आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते। ये मैं बावाज़ बुलंद कह रहा हूँ। और जरूरन लाजमन कई लड़कियों के साथ जो राब्ते करने में ये जरूर होगा, तो इससे बच के रहें। और ये अगर खास तौर पे अगर किसी से राब्ता करे तो मुझे जरूर बताएं, इसके तो मैं सीधा घर जाके शिकायत लगाऊंगा। काफी गुस्सा कर लिया मैं अली शहीन को। चलो जी ओके, बाय बाय।